हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग H1B वीज़ा के बारे में देखेंगे। H1B इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 101 के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गैर अप्रवासी वीज़ा है। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। यदि H1B दर्जे वाला कोई विदेशी कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या उसे प्रायोजक नियोक्ता द्वारा विलंबित कर दिया जाता है तो कर्मचारी को या तो किसी अन्य गैर अप्रवासी दर्जे में परिवर्तन के लिए आवेदन करना चाहिए, वो इसकी अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, किसी अन्य नियोक्ता को ढूंढना चाहिए, वीज़ा के परिवर्तन के समायोजन के आवेदन के आधार पर अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर चले जाने चाहिए। नियमों से विशेषतापूर्ण व्यवसाय के लिए आवश्यक बताया गया है कि इसमें मानवीय उद्यम के किसी क्षेत्र जिसमें वास्तुकला, अभियांत्रिकी, गणित, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, चिकित्सा व स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, लेखांकन, व्यापारिक, विशेषतापूर्ण कार्य, धर्मशास्त्र और कला सहित, किंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है। अत्यधिक विस्तृत ज्ञान के लिए किसी भाग के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता हो, इसके लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में स्नातक एवं इसके आगे की भी समकक्ष उपाधि प्राप्त की गई हो। केवल फैशन मॉडलों के अपवाद को छोड़कर जिनमें विशिष्ट योग्यता एवं क्षमता होनी चाहिए। इसी प्रकार विदेशी कर्मचारियों के पास कम से कम स्नातक एवं इसके समकक्ष उपाधि व इसके उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। राज्य की ओर से जारी लाइसेंस होने चाहिए। H1B कार्य प्राधिकरण सख्ती से केवल प्रायोजक नियोक्ता द्वारा सरकारी नौकरी तक ही सीमित है। निवास की अवधि 3 वर्ष की होती है, आज जिसे 6 वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है। विशिष्ट परिस्थितियों में निवास की अधिकतम अवधि के लिए अपवाद लागू होता है। यदि यह श्रम प्रमाणीकरण आवेदन दिया जा चुका है और यह कम से कम 365 दिनों से लंबित हो तो 1 वर्ष का विस्तार, तथा यदि एक I-140 इमिग्रेंट पोजीशन स्वीकार कर ली गई हो तो 3 वर्ष का विस्तार। निवास की अवधि की सीमा के बावजूद इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि मूलतः किसी नौकरी के लिए वीज़ा जारी किया गया था। व्यक्ति उसमें किसी भी अवधि तक कार्यरत हो। H1B स्वायत्त अथवा स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह आवश्यक है कि नया प्रयोक्ता एक H1B वीज़ा प्रायोजित करे जो कोटा पर आधारित भी हो सकता है और नहीं भी। वर्तमान कानून के अंतर्गत यदि नियोक्ता कर्मचारी के बीच संबंध एवं अस्तित्व समाप्त हो जाए तो H1B वीज़ा में कोई अनुबंध रियायत अवधि नहीं होती है। वर्तमान कानून के अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष में अधिकतम 65,000 विदेशियों को ही एक वीज़ा जारी किया जा सकता है। H1B वीज़ा दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय और गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थानों में कार्य करने वाले H1B गैर अप्रवासी इस सीमा से बाहर रखे गए हैं, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ है कि ऐसे संविदाकार जो संस्थाओं से कार्यरत हों परंतु संस्थाओं द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त न किया गया हो, वे इस उच्च सीमा से बाहर होते हैं। मुक्त व्यापार समझौते के अनुसार अंकीय सीमा में से चिली के 1400 नागरिकों और सिंगापुर के 5400 नागरिकों को अनुमति प्रदान करना शामिल है। कानून अमेरिकी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एवं उच्चतर उपाधि प्राप्त करने वाले अधिकतम 20,000 विदेशी नागरिकों को भी H1 वीज़ा को उच्चतम सीमा से बाहर रखते हैं। अधिकतम वर्ष सीमा से एक अस्थायी वृद्धि के बावजूद सन 2000 के दशक के मध्य उपलब्ध वीज़ा की संख्या में वार्षिक कमी शुरुआत हुई। यह संख्या FY 2001, FY 2002 तथा FY 2003 से बढ़ाकर 1,95,000 की जा चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने सन 2004 में लगभग 1,32,000 और सन 2005 में लगभग 1,17,000 H1 वीज़ा जारी की। 2 अप्रैल 2007 को पहला दिन था जब कोई नियोक्ता किसी H1 वीज़ा कर्मचारी के लिए पहली बार वीज़ा का आवेदन कर सकता था, जो कि 1 अक्टूबर 2007 को से प्रभावी 3 अप्रैल 2007 को यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने घोषणा की कि 2 अप्रैल को इसे 6500 की अधिकतम सीमा से ज़्यादा आवेदन प्रदान हुए थे। एजेंसी के नियमों के अनुसार जब आवेदन के पहले ही दिन उच्चतम सीमा प्राप्त कर ली जाती है तो पहले 2 दिनों में प्राप्त सभी आवेदनों को एक लॉटरी में रखकर उपलब्ध वीज़ा के आवंटन का निर्धारण किया जा सकता है। सन 2008 में US 2009 आर्थिक वर्ष का वीज़ा कोटा आवेदन प्रक्रिया के 1 सप्ताह के भीतर भी पूरा कर लिया गया। सन 2008 में कुल 2,76,252 वीज़ा जारी किए गए।
और सन 2009 में यह संख्या कुछ घटकर 2,14,271 हो गई। अमेरिकी इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशंस ने इस परिस्थिति का वर्णन एक संकट के रूप में किया और वॉल स्ट्रीट जर्नल, बिजनेस वीक एवं वाशिंगटन पोस्ट द्वारा इसका उल्लेख किया गया। नियोक्ता जो किसी बात से चिंतित हुए कर्मचारी को अपनी आवश्यकता का नियोजन नहीं कर सके ने कांग्रेस पर दबाव बनाया। सन 2007 में कैपिटल हिल पर विस्तारित वीजा कार्यक्रम की ओर से माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स ने यह वक्तव्य दिया कि यदि नियोक्ताकार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुशल कर्मचारियों का आयात ना कर सके तो यूएस के अर्थव्यवस्था के लिए खतरे का संकेत है। कांग्रेस ने इस कमी से निपटने के लिए एक विधेयक लाने पर विचार किया, लेकिन अंततः कार्यक्रम को संशोधित नहीं किया गया। हालांकि कार्यक्रम के लिए कोई संशोधित पारित नहीं हुआ। अमेरिकी श्रमिकों की रक्षा के प्रति नियोक्ता के संचालक की बात करें तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की होती है कि विदेशी कर्मचारी अमेरिकी कर्मचारियों का स्थान ना ले एवं उनके वेतन अथवा कार्य की परिस्थिति पर बुरा प्रभाव न डाले। हालांकि किसी नियोक्ता के लिए H-1B वीजा अनुमति के अनुरूप H-1B गैर अप्रवासी को नौकरी पर रखने से पूर्व पद का विज्ञापन देना आवश्यक नहीं होता, लेकिन नियोक्ता के लिए कर्मचारी के प्रतिनिधित्व को LCA के बारे में सूचित करना आवश्यक होता है। यदि कोई प्रतिनिधित्व मौजूद ना हो तो नियोक्ता के लिए आवश्यक होता है कि नियोक्ता कार्यस्थल पर या अपने कार्यालय में LCA प्रकाशित करें। नियोक्ता को यह अनुप्रमाणित करना चाहिए कि दिया जाने वाला वेतन कम से कम वैसे वेतन के बराबर है जो नियोक्ता द्वारा उसी कार्य के लिए समान अनुभव और अर्हताओं वाले अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है, अथवा वैकल्पिक रूप से कार्य के अभिष्ट क्षेत्र के लिए प्रचलित वेतन दिया जाना चाहिए जो भी अधिक हो। LCA पर हस्ताक्षर करने पर नियोक्ता यह अनुप्रमाणित करता है कि कार्य क्षेत्र के लिए प्रचलित वेतन दर पर भुगतान दिया जाएगा। कार्यस्थल की परिस्थितियों उसी प्रकार के कार्य के लिए नियुक्त अमेरिकी कर्मचारियों पर विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई श्रम विवाद नहीं है जिसमें हड़ताल एवं बंद शामिल हो, और यह उसी प्रकार के कार्य के लिए उसमें अन्य कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ के बराबर ही विदेशी कर्मचारियों को भी लाभ दिए जाएंगे। कानून के अनुसार यह आवश्यक है कि H-1B कर्मचारियों को उसी कार्य का भौगोलिक स्थल के लिए वर्तमान में प्रचलित वेतन से अधिक वेतन दिया जाए या उतना वेतन दिया जाए जितना नियोक्ता द्वारा उसी प्रकार की परिस्थितियों में कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाता है। प्रचलित वेतन के लिए अन्य कारकों जैसे आयु एवं कौशल पर विचार करने की अनुमति नहीं है। सन 2004 में कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के लिए आवश्यक बना दिया। वह नियोक्ताओं द्वारा प्राप्त योग के लिए कौशल आधारित 4 वेतन स्तर प्रदान करें। एकमात्र प्रचलित वेतन कार्य अवधि है जिसके प्रयोग की अनुमति कानून के द्वारा दी गई, जिसमें कार्य व स्थान के अतिरिक्त अन्य कारक शामिल है। इन अनुप्रयोगों की अनुमति प्रक्रिया में नियोक्ता के अभिप्रमाणीकरण और प्रस्तुत किएगा दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित होती है। यदि नियोक्ता अपने किसी अमेरिकी कर्मचारियों के साथ नई भर्ती कर रहे हो तो उन्हें उत्तरदायित्व की जानकारी दी जाती है। सन 2007 में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एवं ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिसमें हाई ग्रोथ ट्रेनिंग इनिशिएटिव एंड वर्कफोर्स इनोवेशन रीजनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिन्हें अमेरिकी कर्मचारियों को शिक्षा देने व प्रशिक्षित करने के लिए H-1B प्रशिक्षण शुल्क से क्रमशः $284 मिलियन व $260 मिलियन प्राप्त होंगे। H-1B कर्मचारियों के लिए आय का कराधान इस बात पर निर्भर होता है कि वे कर के उद्देश्यों के लिए गैर निवासी बाह्य नागरिकों के लिए रूप में श्रेणीबद्ध है। निवासी बाह्य नागरिकों के रूप में कर के उद्देश्य से किसी गैर निवासी बाह्य नागरिकों पर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से होने वाली आय पर कर लिया जाता है, जबकि कर के उद्देश्य से निवासी बाह्य नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर एवं भीतर दोनों स्थानों से होने वाले आय के लिए कर वसूला जाता है। इस वर्गीकरण का निर्धारण वास्तविक उपस्थिति परीक्षण पर आधारित होता है। यदि वास्तविक उपस्थिति परीक्षण यह सूचित करता है तो H-1B वीजा धारक को निवासी निगरान नागरिक है, जो आय कराधान किसी भी अन्य अमेरिकी नागरिक जैसा ही होता है, और इसे फॉर्म 1040 व आवश्यक अनुसूचियों का प्रयोग करके जमा किया जाता है। अन्यथा वीजा धारक को अनिवार्य रूप से एक गैर निवासी बाह्य नागरिक के रूप में कर फॉर्म 1040 NR अथवा 1040 NR एजेंट का प्रयोग करके जमा करना चाहिए। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वीजा धारक की नागरिकता वाले देश के बीच कोई कर समझौता अस्तित्व में हो तो उसके लाभ प्राप्त करने का दावा कर सकता है। जो लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास के अपने पहले वर्ष में हो वो कराधान के उद्देश्य से पूरे वर्ष के लिए स्वयं को एक
निवासी नागरिक माने जाने का विकल्प चुन सकते और उन्हें अनिवार्य रूप से उस वर्ष के लिए पूरे विश्व से हुई आय का कर चुकाना चाहिए। इस वर्ष चयन का वर्णन IRS पब्लिकेशन 519 में किया गया और इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के जीवन काल में केवल एक बार ही किया जा सकता है। पति या पत्नी चाहे उनका वीजा का दर्जा हो या पास, अनिवार्य रूप से एक वैधिक इंडिविजुअल टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर या एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए ताकि उन H1B वीजा धारक के साथ संयुक्त का रिटर्न में शामिल किया जा सके। H1B धारकों के लिए जमा करने के लिए नियम जटिल हो सकते हैं, जो व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। विदेशी नागरिकों के लिए बने नियमों की जानकारी रखने वाले किसी विद्वान व्यवसायिक और सलाहकार से सलाह लेने के अतिरिक्त IRS पब्लिकेशन 519 US टैक्स गाइड फॉर एलियंस की सहायता ली जा सकती है। UAC के अनुसार H1B बाह्य नागरिक केवल याचिकाओं, अमेरिकी नियोक्ताओं के लिए और याचिका में वर्णन H1B गतिविधियों पर कार्य कर सकते हैं। यदि सभी अनुप्रयोग नियमों का पालन किया जा रहा हो तो याचिकाकर्ताओं, अमेरिकी नियोक्ताओं, कर्मचारी को किसी अन्य नियोक्ता के कार्यस्थल पर नियुक्त कर सकता है। बाह्य निवासी एक से अधिक अमेरिकी नियोक्ताओं के लिए कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनके पास प्रत्येक नियोक्ता द्वारा अनुमोदित फॉर्म I-129 अनिवार्य रूप से होना। H1B वीजा धारक मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी करों एवं भुगतान करते हैं। सोशल सिक्योरिटी लाभ पाने के लिए भी योग्य होते हुए राज्य के करों एवं संघीय करों का भुगतान करते हैं। यदि वीजा धारक के पास एक अनुमोदित I-140 याचिका हो लेकिन वह अपनी प्राथमिकता तिथि वर्तमान न होने के कारण ग्रीन कार्ड प्रक्रिया के अंतिम चरण की शुरुआत कर पाने में समर्थ न हो तो अपने H1 वीजा के लिए 3 वर्ष का एक विस्तार प्राप्त कर पाने के लिए पात्र हों। इस अपवाद का मूल सन 2000 के अमेरिकी कॉम्पिटिशन इन द 21st सेंचुरी अधिनियम के साथ जुड़ा हुआ था। H1B वीजा और गैर अप्रवासी वीजा है, लेकिन यह दैत उद्देश्यों के रूप में पाए जाने वाली कुछ वीजा श्रेणियों में से एक है, जिसका अर्थ यह है इस वीजा का धारक रहते हुए भी H1B धारक एक कानूनी अप्रवासन हो सकता है। अतीत में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में केवल कुछ ही स्वतः H1B वीजा की अवधि की कम वर्ष लगाते हैं। हालांकि हालिया समय में कानूनी रोजगार आधारित अप्रवासन प्रक्रिया में ना भरे जाने पदों की संख्या इतनी अधिक हो चुकी है और यह प्रक्रिया इतनी अधिक पिछड़ गई है कि कुछ विशिष्ट देशों के कुशल व्यावसायिक आवेदकों को अपने ग्रीन कार्ड प्राप्त करने में कई वर्षों का समय लगता है। चूँकि H1B वीजा की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, इसका अर्थ यह है कि जब H1B वीजा धारकों के ग्रीन कार्ड आवेदन प्रक्रिया तथा वैध दर्जे बने रहने के लिए भी और अधिक संख्या में H1B वीजा धारकों को 1 वर्ष या 3 वर्षों का अपने वीजा का नवीनीकरण कराना होता है। तो ये थी H1 वीजा से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।